हाय, हम आसान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर और व्यूअर्स, हम स्क्रीन पे राइटिंग के बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पर हैं और हम इस वक्त स्टोरी डेवलपमेंट को देख रहे हैं। व्यूअर्स, मैंने कई दफ़ा ये कहा है, मैं आपको चैलेंज के तौर पे कहता हूँ कि स्टोरी डेवलपमेंट को बहुत कम ही पढ़ाया जाता है और इवन अमेरिकन अगर आप फिल्म स्कूल्स को भी देख लें तो डेफिनेटली उधर भी ये चीज़ लैक करती है, क्योंकि स्टोरी डेवलपमेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी स्क्रिप्ट का या नावल का। जो हमारा क्रिटिकल राइटिंग का पार्ट है वो इतना मुश्किल नहीं होता अगर हम स्टोरी डेवलपमेंट को अच्छी तरह जान चुके हों। तो व्यूअर्स, हमने लास्ट एपिसोड में कुछ चीज़ों को देखा कि हम विजिबल और इनविजिबल स्ट्रक्चर को कैसे आपस में मैप करते हैं और उसके हमने कहा कि इनविजिबल स्ट्रक्चर के भी 7 कंपोनेंट्स हैं और विजिबल स्ट्रक्चर के भी 7 कंपोनेंट्स हैं। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको अपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और कमेंट्स में आपको बहुत इंटरेक्शन मिलेगी और वो जो इंटरेक्शन होगी वो आपके जहन को, आपके माइंड को स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ब्रॉडन करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यूअर्स, हम भी सीखने के प्रोसेस में हैं, हमने जितना सीखा हम आगे आपको सिखा रहे हैं, लेकिन अगर कोई नई चीज़ आएगी तो डेफिनेटली मैं भी रेडी रहूँगा कि मैं उसको सीखूं। तो ये एक सीखने सिखाने का प्रोसेस है। तो व्यूअर्स, सिर्फ ये है कि वी आर जस्ट लैकिंग, हमारा व्यूअरशिप कम है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएं। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्यूअर्स, हमने लास्ट क्लास में इनविजिबल स्ट्रक्चर और विजिबल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को देखा और हमने ये देखा कि उनके 7 कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में मैप करते हैं। तो सबसे पहले जो इनविजिबल स्ट्रक्चर का हमारे पास जो हमारे ज़हन में चीज़ आती है वो होती है कि व्हाट इज़ योर कैरेक्टर, जिसको हमने ये कहा कि एक ह्यूमन कैरेक्टर ही हमारे जहन में होना चाहिए और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा प्रोटैगनिस्ट होगा। तो हमने कहा कि ये 1 to 1 मेरे विजिबल स्ट्रक्चर में डेफिनेटली ये एक प्रोटैगनिस्ट होगा। फिर हम आए व्यूअर्स के इनविजिबल स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज़ समझता हूँ वो होती है कंस्ट्रिक्शन। याद रखें व्यूअर्स, अगर आपके जहन में कंस्ट्रिक्शन जो अभी वैग है आपके, डेफिनेटली जब आपके जहन में कोई आइडिया आता है तो उसको आप पेपर पे उतारने के लिए कंस्ट्रिक्शन को जब आपने इसको विजिबल में लेकर आना है तो व्यूअर्स ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं पार्ट समझता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपकी बहुत सारी स्टोरी का मसला हल हो जाएगा, आपको अपने कैरेक्टर की मोटिवेशन का पता लग जाएगा। और उसमें हमने कहा कि वो होता है मॉरल कंपोनेंट विजिबल में आके। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जब जहन में एक धुंधला सा ख्याल था कि मेरे कैरेक्टर की कंस्ट्रक्शन क्या होगी, तो आप उसको सोच रहे हैं और जब आपने कहा कि पेपर पे आप आए तो आपने कहा कि आई थिंक आई शुड डेवलप अ मॉरल कंपोनेंट ऑफ माय कैरेक्टर। उस पर आपको टाइम लेना है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि जिसके बाद आपका कैरेक्टर जो है, आपको एटलीस्ट एज अ राइटर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरा कैरेक्टर क्या चाह रहा है और मुझे अपने कैरेक्टर को, चूँकि इस मॉरल कंपोनेंट से ही आपके कैरेक्टर की तमाम मोटिवेशन आनी है। फिर व्यूअर्स, हमने कहा था कि मॉरल कंपोनेंट को हम बाद में बहुत तफसीलन भी पढ़ लेंगे जब हम अपने कैरेक्टर का इनर जर्नी पढ़ेंगे, तो उसमें हम उसको तफसीलन पढ़ लेंगे। लेकिन हमने ये ज़रूर कहा था कि मॉरल कंपोनेंट के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें हमने ये कहा कि सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है वो होता है मॉरल ब्लाइंड स्पॉट। फिर हमारा एक इमोरल इफेक्ट होता है। तीसरा होता है हमारा डायनेमिक मॉरल टेंशन। हमने कहा था कि इमोरल इफेक्ट और डायनेमिक मॉरल टेंशन को हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जब आपने अपने पेपर पे किसी बात को उतारना है, दैट इज मॉरल ब्लाइंड स्पॉट। और व्यूअर्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को आपने सबसे पहले ही देखना है। अगर ये आप देख लेते हैं, आप इसको विजुअलाइज कर लेते हैं, आपका कैरेक्टर आपके सामने आके बैठ जाएगा। आप अपने कैरेक्टर से यकीन माने बात करेंगे, इसलिए कि यू नो कि उसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है। और मॉरल ब्लाइंड स्पॉट के बारे में मैंने आपको कहा था, बेसिकली ये एक लाई होता है, एक बिलीफ होता है कैरेक्टर का
कि जो कि यूजुअली फॉल्स होता है, यानी कि एक दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि फॉल्स बिलीफ होता है, उसको यूजुअली अपने बारे में, औरों के बारे में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 99.9999% केसेस में वो जो मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है उसका अपना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो इस जोन में है, वो इस मिसकॉन्सेप्शन में है, वो जिस लाई के साथ, जिस झूठ के साथ वो जिंदा है, वो उसी को ही सबसे बेहतरीन समझता है। और व्यूअर यही बात है कि जब हम अपना इनर जर्नी पढ़ेंगे और हम देखेंगे एंड में जब हम चेंज पर आएंगे तो व्यूअर बेसिकली वो इस लाई को पहचान जाएगा कि मैं गलत था, या वो इस लाई को नहीं पहचानेगा, या लिहाजा एवोल्यूशन होगी या डी एवोल्यूशन होगी वो हम बाद में देखेंगे। कोई कैरेक्टर फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, इट्स अगेन अनदर थिंग, और वो क्रिएटिव राइटिंग में आएगी। व्यूअर्स, हमने कहा ये गोया एक कंस्ट्रक्शन है, यानी कंस्ट्रक्शन क्या हुई कि एक वाकया हुआ, एक इंफॉर्मेशन आई, एक लम्हा आया, एक कोई ऐसा वाकया हुआ, कोई इवेंट हुआ, उसके बाद उसका स्टेटस को चेंज हो गया। नाउ इस कंस्ट्रक्शन ने एक आपका एक्शन प्रोड्यूस किया है, और वो जब एक्शन डेवलप हुआ तो मॉरल कंपोनेंट ने उसको प्रोपेल किया कि वो टुवर्ड्स द एडवेंचर चला जाए। और एडवेंचर बेसिकली वो चीज़ है कि जिसे हम सब ऑडियंस देखना चाह रहे हैं। एडवेंचर से हमारा स्टोरी, वो स्टोरी है, वो पार्ट है कि नो व्हाट ही विल डू। हम इस करेक्टर को समझ गए हैं और यही इस करेक्टर का वो इसी वजह से वो करेक्टर का इंटरेस्ट जो है वो ऑडियंस में डेवलप होगा, या अगर आप नावल लिख रहे हैं तो आपके रीडर का इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। ओके, ये है हमारा मॉरल कंपोनेंट। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास आता है डिज़ायर, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसमें हमने कहा कि अगर उसको आपने विजिबल में करना है तो आपको चेन ऑफ डिज़ायर्स बनाने पड़ेंगे। व्यूअर्स, मैंने आपको ये बताया था कि इनविजिबल स्ट्रक्चर में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको टोटल एक डिज़ायर ही समझ में आ रहा होता है कि यार ऐसा करते हैं कि इस बंदे ने ना डायमंड चोरी करना है। नो, दिस इज़ दी अगेन ये एक सिचुएशन है, इट्स नॉट अ स्टोरी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि चाहे वो सिचुएशन ही सही, आपने कहना है कि ये डिज़ायर है, ओके मैं ना डायमंड चोरी करना है मेरे करैक्टर ने। ओके, अभी ना आपको करैक्टर का पता है, वो लड़की है, वो लड़का है, वो सख्त जान है, वो हल्का है, वो क्या कहते हैं डरपोक है कि वो तेज़ है। आपको कुछ नहीं अपने करैक्टर के बारे में पता, लेकिन हो सकता है आपको सिर्फ डिज़ायर हो कि यार उसने डायमंड चोरी करना है। ओके, डायमंड चोरी करना है, तो उस डायमंड चोरी करने के लिए इसको जब आप पेपर पे ये तो लिखेंगे कि वो डायमंड चोरी करे, एक डायलॉग में शायद आप बता दें, फिर तो कुछ नहीं। अब आपकी पूरी स्टोरी ये है कि उसने एक डायमंड चोरी करना है। अगर पूरा डायमंड उसने चोरी करना है तो क्या बस पहले सीन में बता देंगे वो पहुंच के उसने चोरी कर ले तो फिल्म तो खत्म हो जाएगी। यू नीड डिज़ायर, चेन ऑफ डिज़ायर्स, वो छोटे छोटे गोल्स जो इस डिज़ायर को उसने हासिल करने हैं, उसके लिए उसको जो प्रोफेशन करनी है, जो छोटे छोटे गोल हासिल करके उधर तक पहुंचना है, उसे हम चेन ऑफ डिज़ायर्स कहेंगे। ओके, ये भी हमने बात कर ली थी। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आ गया था रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या है, इसका जो मैप हम विजिबल में बना रहे हैं वो हमने कहा था कि कोई फोकल रिलेशनशिप होगा। व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि अगेन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली जो आपका मिडल है ना, चेन ऑफ डिज़ायर्स और फोकल रिलेशनशिप के दरमियान चलता है। मोस्ट 95-97% इन दोनों कंपोनेंट्स ने आपके मिडल को उठा के रखना है। अब फोकल रिलेशनशिप याद रखें, मैंने आपको पहले बताया कि स्टोरी होती है। अब जो आपका प्रोटैगनिस्ट है ना, वो कोई जंगल में नहीं है कि उसके साथ अब कुछ भी हम नहीं कर सकते। वो स्टोरीज जो होती हैं वो मैंने आपको कहा कि कन्वर्सेशंस हैं, वो डायलॉग्स हैं, वो मोनोलॉग्स नहीं हैं, इसलिए उसको वो स्टोरी में रिलेशनशिप के साथ काम करेगा, यानी उसके साथ कुछ लोग इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कोई एक शख्स होगा, लेकिन वो ज़्यादा शख्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है फोकल रिलेशन? तो व्यूअर्स, जो फोकल रिलेशनशिप है, वो जो भी करेक्टर या करेक्टर्स हैं, वो बेसिकली दिस इज basically the central, this relationship is central and the significant of storytelling। तो ये basically एक central relationship है और ये storytelling में हमारी help करेगा। ओके, ये क्या है? it is central to the telling of the story, यानी कि ये storytelling का एक central part है। ओके, तो इसको हम कहते हैं फोकल रिलेशनशिप। ओके, तो व्यूअर्स ये स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाएगा, ये मिडल आपका कैसे चलेगा कि बेसिकली ये मेरा एक आईना होगा, मेरा एक मिरर होगा
मेरा एक लेंस होगा कि जो हमारे कैरेक्टर के मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को हमें दिखाएगा। ये इसका मतलब कि ऑडियंस इस कैरेक्टर के थ्रू हमारे प्रोटैगनिस्ट के मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को देख पाएंगे। ठीक है ना। शुरू में तो आपको नहीं पता, जब आप एक स्टोरी लिख रहे होंगे तो आपने जहाँ ऑडियंस को फिल्म बन रही होगी तो फिल्म में अगर आपने उसको शो कर दिया कि ये उसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है तो फिर तो बात उस तरह नहीं बनेगी ना, आपका इंटरेस्ट तो लोगों में लगेगा। तो ये जो बेसिकली हम थ्रू हिम और थ्रू दैम हम बेसिकली उस कैरेक्टर के मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को दिखाएंगे। ये जो हमारा फोकल रिलेशनशिप होगा, ये जो कैरेक्टर या कैरेक्टर्स होंगे, ये बेसिकली उसके ऑपोजिट भी हमारे प्रोटैगनिस्ट के रिफ्लेक्शन को दिखा सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे ये अपने डार्क या लाइट साइड को अगर दिखाएगा तो बेसिकली इट विल बी इन कंट्रास्ट टू द आवर प्रोटैगनिस्ट मॉरल ब्लाइंड स्पॉट। तो हम बेसिकली दो तरीकों से इसको लेकर चल सकते हैं। एक तो हम टोटल रिफ्लेक्शन ही हमारी प्रोटैगनिस्ट के, दूसरा है कि ये इन कंट्रास्ट टू प्रोटैगनिस्ट चलेगा, तब भी हमें प्रोटैगनिस्ट के ब्लाइंड स्पॉट का पता चलेगा। दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, फोकल रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा हम अगली क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी अगर आपको मैं ये बताऊं कि इट्स अ लेंस कि जिसके थ्रू हमारा ऑडियंस जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट के मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को देखेगा या ये देखेगा कि टुवर्ड जो चेंज हमारा कैरेक्टर जा रहा है, कैरेक्टर की जो इनर डायनामिक पोजीशन है वो जो उसको ड्राइव कर रही है थ्रू द स्टोरी और टुवर्ड्स द चेंज, वो क्या है। तो इसका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपकी मिडल को भरेगा और आपका मिडल जो है सैग नहीं करेगा। तो व्यूअर्स, कुछ जॉनर्स में ये ऑटोमेटिकली बिल्ट इन क्लियर होता है जो फोकल रिलेशन, जहाँ पर लव स्टोरीज में, बड़ी स्टोरीज में, पुलिस स्टोरीज में, पेरेंट चाइल्ड स्टोरीज में, तो वो उस जर्नल में ये बिल्ट इन नहीं होते हैं। मिसाल पर पेरेंट चाइल्ड में पता है क्या इशू है, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है, ओके, ये रिलेशनशिप में है। लव स्टोरी में क्या कि दूसरा लवर होगा, ठीक है ना, वो देखेगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इस तरह मिसाल के तौर पर अगर बड़ी स्टोरीज है तो उसमें डेफिनेटली दूसरा दोस्त होगा। तो कुछ जनरस तो ऑटोमेटिकली बिल्ट इन ही इस पर है, तो ज़ाहिर बात है पूरी स्टोरी उन्हीं पर बेस कर रही होगी। तो बेसिकली व्यूअर्स, ये जो फोकल रिलेशनशिप है, जब हम अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर में होते हैं, रिलेशनशिप में हम एक फॉगी सा हमारे जहन में, जब आप उसको विजिबल स्ट्रक्चर में लेकर आते हैं तो आप क्लियर होते जाते हैं कि इस कौन से करैक्टर ने इस रिलेशनशिप का, फोकल रिलेशनशिप का पार्ट लेना है, तो वो कैरेक्टर भी आपके सामने बड़ा क्लियर होता चला जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो व्यूअर्स, एक तो हम देख रहे होंगे स्टोरी में कि जो हमारे मेन कैरेक्टर की, प्रोटैगनिस्ट की जो पर्सनैलिटी है वो हम देख रहे होंगे, लेकिन दूसरी विंडो हमारा ये फोकल रिलेशनशिप होगा कि जिसके थ्रू ऑडियंस हमारे कैरेक्टर को और डीप देख पाएंगे। एक तो अपरेंट हम प्रोटैगनिस्ट के एक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या जो वो कर रहा है, दूसरा ये कि हम अपने फोकल रिलेशनशिप में जो भी हमारा करैक्टर होगा उसके थ्रू हम उस करैक्टर को देख रहे होंगे। तो वो जो फोकल रिलेशन का जो करैक्टर है, बेसिकली जब ये ओपन करेगा ऑडियंस को प्रोटैगनिस्ट के पर्सनैलिटी को, तो हमारी फिल्म जो है, ये हमारा स्क्रिप्ट जो है, ये नॉवल जो है वो ज़्यादा डीपन होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इस तरह हम स्टोरी को भी आगे लेकर चलेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, हमारे पास जो अगला कंपोनेंट था इनविजिबल का, वो था बेसिकली रेजिस्टेंस, अगेन इंपॉर्टेंट। और उसके साथ हमने कहा था कि विजिबल में हमारे पास ऑपोजिशन आएगी। नहीं, जो ऑपोजिशन है व्यूअर्स, बेसिकली ये अगेन एक कैरेक्टर होगा या ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं और उसमें वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है व्यूअर्स। उसमें अगर हम चाहेंगे तो हम ड्रामेटिका स्टोरी डेवलपमेंट या स्ट्रक्चर, व्यूअर्स ड्रामेटिका स्टोरी स्ट्रक्चर है तो बहुत इंटरेस्टिंगली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उसकी कुछ चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि हम थोड़ा सा अपना ऑपोजिशन, कुछ लोग अगर नहीं डेवलप कर पा रहे तो शायद उसकी मदद से कर पाएँ, या अपना हीरो आर्कीटाइप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। वो एक स्टोरी डेवलपमेंट का प्रोसेस है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट आई हैव फाउंड, ठीक है। तो इसलिए उसको पढ़ेंगे ज़रूर, इंटरेस्टिंग ज़रूर है वो, लेकिन वो जैसे जैसे आगे चलता जाता है तो वो फिर वो डिफ़िकल्ट होता जाता है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को मैप करना इतना आसान नहीं है। मतलब आई ट्राई टू राइट वन स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन दैट ड्रामेटिक स्टोरी स्ट्रक्चर एंड आई वॉज फेल्ड, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, इवन उनके सॉफ्टवेयर्स भी हैं, लेकिन
वेरी डिफिकल्ट। तो हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वी विल गेट थ्रू द ड्रामेटिका, और उसको भी हम देखेंगे 1-2 लेक्चर्स के अंदर। खैर वो बात की बात है। अब हम देखते हैं कि अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा अपोजिशन एक ही होना चाहिए, एक वो करेक्टर होना चाहिए जो कि मेरे हीरो के मिशन को रोके, जो कि उसके अगेंस्ट चले। ओके, अलबत्ता जो एक हमारा ऑपोजिशन का करेक्टर होगा वो हमारा सेंट्रल टू द स्टोरी होगी, या सेंट्रल ऑपोजिशन होगी हमारी, जो कि बेसिकली मेरे करेक्टर की, मेरे प्रोटैगनिस्ट के जो वो चाह रहे हैं, जो वांट है, उनका डिज़ायर है, उसको हासिल करने को वो रोकेगा। ओके, दिस इज माई रेजिस्टेंस एंड अपोजिशन। अगेन मैंने कहा कि अपोजिशन जो है ना, आपका कोई करेक्टर होना चाहिए। अगेन ये कोई फिलोसफिकल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या हम सब नेचर नहीं होनी चाहिए, या हम सब ईगो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए अपोजिशन के उस पर। वो आपकी बहुत शैलो राइटिंग होती है, यानी कि उसमें आप कर तो सकते हैं, यानी करने को तो खैर क्या इंसान नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन स्टोरी की वो आप ड्रामेटिक जो चीज़ें हैं उसको आप नहीं कर पाते अगर आपका जितना ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा। देखिए ऑपोजिशन भी जो आपकी होगी ना, वो बेसिकली क्या है, वो आपके करेक्टर के, अपने प्रोटैगनिस्ट के बारे में हर चीज़ उसके इल्म में होगी। उसके जब वो इल्म में होगी, जब उसको वो जानता होगा, उसको जानकारी होगी इसके बारे में कि मेरे करेक्टर के मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो फिर वो कितना स्ट्रांग ऑपोजिशन करेगा आप खुद उसका अंदाजा कर सकते हैं। आप क्या हिट करेंगे, ये ऑपोजिशन जो होगी उसके मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को हिट करेगी। तो आप देखिए कितना प्यारा क्लैश डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि आपका करेक्टर ये समझ रहा है कि आई एम द बेस्ट, या जो भी उसके ज़हन में उसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट है। मैं तो अपनी उस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जी बैंक लूटना मेरा हक है, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। वो इसको जानता है करेक्टर को कि असल में वो क्या है, तो उसके वो उस लाई को, उस झूठ को, उस मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को हिट करेगा। तो आपकी स्टोरी का ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग तरीके से सामने आएगा और आपकी स्टोरी डीपन होती चली जाएगी और वो इंटरेस्टिंग भी रहेगी। जब भी हम ऑपोजिशन की बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि वो कोई कैरेक्टर होना चाहिए। डेफिनेटली इस तरह हम एज अ राइटर, खासतौर पर डायलॉग्स में जब हम जाएंगे तो सब टेक्स्ट का बड़ा जिक्र होता है। सब टेक्स्ट क्या होता है, तो सब टेक्स्ट होता है कि बेसिकली जो आपके अंदर, यानी आप एक डायलॉग बोल रहे हैं और उस डायलॉग जो आप कह रहे हैं असल में वो आप नहीं कह रहे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ आई हेट यू, तो असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली आई लव यू, ठीक है ना। सिनेरियो के पॉइंट, एक ख़ास सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। हर आई हेट यू का मतलब आई लव यू नहीं होता, यानी कि तो बेसिकली सब टेक्स्ट क्या है, तो सब टेक्स्ट भी जब आपके ज़हन में कोई सब टेक्स्ट, अगर ऑपोजिशन जो है वो कोई सब टेक्स्ट के तरीके से ऑपोजिशन कर रही है, तो बेसिकली आपको पेपर पे तो कंक्रीट चीज़ शो कर रही है ना, आपको वो किसी इवेंट में किसी चीज़ में डेमोन्स्ट्रेट तो करना है। तो इस चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। अगेन इट विल इन द क्रिएटिव राइटिंग। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जब आपका अपोजिशन इस सूरत में बनता है कि जब अपोजिशन का जो करेक्टर है मेरा, उसका डिज़ायर भी वही हो जो मेरे प्रोटैगनिस्ट का डिज़ायर है, लेकिन वो जो मेरा अपोजिशन का करेक्टर होगा वो बेसिकली किसी और वजह से वो गोल हासिल करना चाह रहा है, यानी कि उसके डायनामिक्स और होंगे और माइट बी बिल्कुल ही अपोजिट हों। तो इसलिए अपोजिशन जो है मेरी, वो एक इंटरेस्टिंग इटसेल्फ एक इंटरेस्टिंग करेक्टर होता है जिसको आपको डेवलप करना है। लेकिन उसकी मैंने आपको बताया कि वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही गोल को हासिल करना चाहते हैं जो कि मेरा प्रोटैगनिस्ट हासिल करना चाहता है, लेकिन दे आर ड्रिवन बाय सम अदर मॉरल कंपोनेंट्स। ओके, गोया मेरा ऑपोजिशन क्या है, कोई एक, जिस तरह हमारे इंडियन फिल्मों, पाकिस्तानी फिल्मों में एक, या इवन हॉलीवुड की फिल्मों में आपका एक बड़ा जो है गुंडा टाइप है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, या जिस तरह हम अमरीश पुरी की फिल्में देखते रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो बेसिकली वो हीरो हीरोइन को उन कामों से रोकेगा जो कि उसने कोई बम जो है एक्सप्लोड कराना है, तो हीरो हीरोइन उस बम को जो है वो फटने से रोकना चाह रहे हैं। तो अपोजिशन यानी कि वो जो मेरा करेक्टर होगा वो बेसिकली हमारे करेक्टर को वो करने से रोकेगा। या अगर हमारी कोई लव स्टोरी है तो जो दूसरा लवर होगा वो चाहेगा कि मेरा दोस्त है, या अगर वो दोस्त नहीं भी है, वो उस लड़की को हासिल ना कर पाए, या वो उस दूसरे लवर से कुछ इस तरीके से सीखेगा। बेसिकली कर तो वो अपोजिशन रहा होगा, लेकिन बेसिकली वो उसके लव अफेयर के एक्सपीरियंस को भी हासिल कर रहा होगा।
तो ये भी एक होता है। इसी तरह मतलब आप बड़ी स्टोरीज में जब आप देख लेते हैं तो दो दोस्तों के दरमियान जो चपकलिश होती है, जो अपोजिशन होती है बड़ी, अगर वो अपोजिशन में आते हैं तो कितनी स्ट्रांग अपोजिशन होती है। एक दोस्त, वो बचपन के दोस्त हैं मिसाल के तौर पे, तो कितने स्ट्रांग बनेंगे ना, वो कितने स्ट्रांग बनेंगे जब वो अपोजिशन करेंगे एक दूसरे के, वो एक दूसरे के सीने को समझते हैं, उन आपस में उनको पता है कि इसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो वो कितना स्ट्रांग होगा। तो इट मीन्स कि वो जो अपोजिशन होगा, वो जो मेरा कैरेक्टर होगा, अगर एक दूसरे को इतना करीब से जानते हैं, समझते हैं, मॉरल स्पॉट को जानते हैं एक दूसरे के, तो वो एक्सप्लाइट करेगा। मेरा अपोजिशन जो होगा वो मेरे कैरेक्टर को, मेरे प्रोटैगनिस्ट को एक्सप्लाइट करेगा मुख्तलिफ तरीके से। तो आप ये देखेंगे कितनी ड्रामेटिक टेंशन्स जो हैं वो इवॉल्व होंगी। जितनी ड्रामेटिक आप सिचुएशंस को इवॉल्व कर लेंगे, उतनी ही फिल्म आपकी जो है डीपन होती चली जाएगी, उतनी स्ट्रांग होती चलेगी। ये कोई पर्सनल अटैक्स नहीं होते कि मैंने किसी के आवाज़ कस दी थी, जो मतलब तुम तो बचपन में यूँ करते थे, ठीक है ना। हमारी इंडियन फिल्मों में ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, वो समझते हैं कि इस तरह हम उसको एक्सप्लाइट करें, लेकिन बेसिकली वो एक्सप्लाइट, अगर वो जुमला उसके मॉरल ब्लाइंड स्पॉट से रिलेट करता है तो वेल एंड गुड, यू शुड कीप दैट डायलॉग, ठीक है, या कोई इवेंट, तो बेसिकली वो हिट करेंगे उसके मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को। तो फिर जो अपोजिशन का बेसिकली फिर काम क्या निकला, उसका काम ये निकला कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के लाई को, उसके मॉरल ब्लाइंड स्पॉट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करेगा, अपने एक्शन से, अपने इवेंट से, अपने डायलॉग से वो उसको एक्सपोज करेगा। ओके व्यूअर्स, अब अपोजिशन ऐसा भी हो सकता है जो कि टोटल स्ट्रेंजर हो हमारे प्रोटैगनिस्ट से, कई फिल्में ऐसी अवेलेबल हैं, लेकिन किसी न किसी स्टेज पे जाके उसको, अगर उसका रिलेशनशिप बनना है प्रोटैगनिस्ट के साथ, तो उसको प्रोटैगनिस्ट के बारे में जानना तो पड़ेगा ना। वो एक स्ट्रेंजर है, वो दोस्त नहीं थे, वो लवर नहीं थे, वो मिसाल के तौर पे बिल्कुल विलन हीरो वाला चक्कर नहीं था, वो कोई एक स्ट्रेंजर मेरा एंटागनिस्ट था। तो उसको भी किसी न किसी स्टेज पे जाके प्रोटैगनिस्ट के मॉरल ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंचना ही पड़ेगा, या उसके बारे में उसको जानना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, अगर वो मेरा जो अपोजिशन है, या मेरा जो अपोजिशन का करैक्टर है, अगर वो मेरे प्रोटैगनिस्ट की वीक पॉइंट्स को एक्सप्लोर नहीं करेगा, तो फिर वो कैसे रोकेगा प्रोटैगनिस्ट को। तो व्यूअर्स, अगर वो उसको एक्सप्लोर नहीं करेगा, अगर वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के वीक पॉइंट को अनकवर नहीं करेगा, तो वो कैसे स्टॉप करेगा हीरो को अपने गोल को हासिल करने के लिए, वो कैसे उसको स्टॉप करेगा। तो ही मस्ट बी नोइंग समवेयर इन द स्टोरी, और फिर आपने मिडल भी तो चलाना है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना पड़ेगा, उसको प्रोटैगनिस्ट के करीब आना पड़ेगा, एटलीस्ट उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके बारे में उसको जानना पड़ेगा। फ्रेंड, दोनों सूरतों में, अगर वो इंटीमेट भी है या वो स्ट्रेंजर भी है, दोनों सूरतों में यू नीड एन एंटागनिस्ट जो कि आपके प्रोटैगनिस्ट के डिज़ायर को हासिल करने में उसको रोकेगा। उसके बाद व्यूअर हमारे पास था एडवेंचर, और एडवेंचर में हमारा बेसिकली प्लॉट एंड मोमेंटम था। तो व्यूअर, जब हम अपने इनविजिबल स्ट्रक्चर में थे, हमारी इंफॉर्मेशन थी, हमारे ज़हन में था कि इस जो स्टोरी हमारी आगे चलनी है, इसमें कुछ शायद आपको कुछ इवेंट्स भी शायद आपको वैग तरीके से या धुंधले से नज़र आ रहे होंगे, शायद आपको अभी स्टेज पर इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको एक सेंस होगी कि स्टोरी ने फॉरवर्ड मूव करना है। तो आपको सेंस होगी कि एक प्लॉट बन रहा है, कोई मोमेंटम डेवलप हो रहा है, जो ज़हन में आपके कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर होगा। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि बेसिकली प्लॉट क्या, प्लॉट इज कैरेक्टर इन एक्शन, तो अब वो कैरेक्टर आपके ज़हन में था, आपने उसको बना लिया था, जो आप राइट करते जाएंगे आपको सेंस आती चली जाएगी कि आपका प्लॉट किधर मूव कर रहा है। यानी कि आपके ज़हन में जो आपके ख्याल में चीज़ें थी, वो जब पेपर पे आ रही हैं, तो आपको बेसिकली उस प्लॉट की समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैरेक्टर इन एक्शन इज अ प्लॉट। तो कैरेक्टर को जब आप एक्शन में देख रहे हैं, अब ये चीज़ें बना रहे हैं, तो आपको काफ़ी सारी समझ में, कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी ज़हन में होंगी। तो डेफिनेटली आपके जो एडवेंचर कैओस जो भी आपके ज़हन में उस वक्त पनप रहा होगा, ज़हन में जो बढ़ रहा होगा, जो आपके ज़हन में एडवेंचर का थोड़ा बहुत खाका होगा, वो बेसिकली आपके नट एंड बोल्ट्स हैं फॉर मेकिंग सीन्स। और फिर सीन से अगर आप चले जाएं सीक्वेंसेस में, तो वो आपका बेसिकली प्लॉट मोमेंटम ही है। तो इसलिए बेसिकली इस इनविजिबल को जब आप विजिबल में करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ आपके ज़हन में होंगी, कुछ आपका करैक्टर डेवलप करेगा, कुछ चीज़ें आपको, ये इटसेल्फ जो आपका इनविजिबल स्ट्रक्चर होगा, ये आपको वो जो कैओस जो खिचड़ी सी पक रही होगी, वो बेसिकली खुद आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाएगा कि वो पेपर पे फिजिकली कैसे नज़र आना है। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को पहले देखते हुए चले आ रहे होंगे, कुछ खाके भी आपके ज़हन में होंगे, लिहाजा जब आप पेपर पे लेकर आएंगे तो इट विल गोइंग टू डेवलप।
लेकिन व्यूअर्स जो हम प्लॉट को या सीन्स को बनाते हैं या डेवलप करते हैं, बेसिकली वो हमारा प्रेमिस डेवलपमेंट का मसला नहीं है। तो व्यूअर्स हम प्लॉट या मोमेंटम के जो सीन्स और वो सब सीन्स और जो सीक्वेंसेस या माइलस्टोन्स या वो चीज़ें डेवलप करते हैं या हम उस प्रोसेस में होते हैं उसको बनाने के, वो बेसिकली प्रेमिस डेवलपमेंट का मसला नहीं है। तो वो बेसिकली अपने क्रिएटिव राइटिंग का मसला है, तो उसको तो और चीज़ों में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सेंस देना चाह रहा हूँ कि वो बेसिकली क्या है, एडवेंचर क्या है जो आपके जहन में और वो किस तरह आपके पेपर पे आएगा। लेकिन क्योंकि ये प्लॉट मोमेंटम जो है ये रिलेटिव है टू ओवरऑल स्टोरी डेवलपमेंट के, तो डेफिनेटली ये रेलिवेंट है। और ये जो रेलिवेंट है तो बेसिकली विजिबल पार्ट के जो प्लॉट मोमेंटम का पीस है या जो हिस्सा है बेसिकली वो एक ओपन एंडेड रहना चाहिए, एक ओपन एंडेड रहना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखते जाएंगे तो कुछ चीज़ें खुद डेवलप होती चली जाएंगी जब आप इन चीज़ों को बिल्कुल सही करते हुए आ रहे होंगे। तो अब क्या होगा कि बेसिकली जब आप इस पोजीशन पे पूरी तरह पहुंच जाएंगे तो अब यहाँ पर वो स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक्ट्स आ जाएंगे आपकी, ठीक है, जिसका हम बार बार ये जिक्र सुनते हैं। उसमें आप देख लें कि अब आपको कौन सा राइटर पसंद है, आप किसके स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं। आप रॉबर्ट मैकी के स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं, आप लेजर्स एग्री के स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे जॉन ट्रूबी को देखना चाह रहे हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिस भी स्ट्रक्चर को। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि स्ट्रक्चर का इतना इशू नहीं होता, जोर स्ट्रक्चर पे दिया जाता है, लेकिन बेसिकली इशू नहीं है ये काम कौन करेगा, कोई भी नहीं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर तो तब लिखेंगे ना आपके पास स्टोरी डेवलप हुई होगी, ठीक है ना। तो अब आप इस जगह पे जब मिडल में आ गए हैं तो अब आप अपने फेवरेट राइटर को देख लें, आप उसके स्ट्रक्चर को उसमें इनपुट कर दें। ओके, मैं भी पढ़ाऊंगा, डेफिनेटली मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब वो जगह आ गई हमारी, ओके, इधर हम उसको घुसा लेंगे। लेकिन व्यूअर्स आप जो भी सिस्टम यूज़ करें, जो भी टूल आप जॉन ट्रूबी, रॉबर्ट मैकी, जिसका भी यूज़ करेंगे, उसमें 4 माइलस्टोन डेफिनेटली आएंगे। कुछ जो राइटर्स होंगे या गुरुज होंगे वो उन माइलस्टोन का कुछ और नाम रखेंगे, लेकिन वो 4 माइलस्टोन अवेलेबल होंगे उसके अंदर, उनका हम जिक्र कर लेते हैं। और वो बड़े इंपॉर्टेंट आपके मोमेंटम को, यानी प्लॉट, ये जो मैं मोमेंटम का जिक्र कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली वो 4 पॉइंट है जो कि आपके मिडल में होने चाहिए। उस मिडल में होंगे तो आपका मोमेंटम बना रहेगा। ओवरऑल, मिड पॉइंट, स्टेक, फिर आएगा प्रोटैगनिस्ट, मिड पॉइंट, स्टेक, डू मूवमेंट, फाइनल रेजोल्यूशन। तो व्यूअर्स ये वो 4 पॉइंट्स होंगे प्लॉट और मोमेंटम के। व्यूअर्स इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इन पे थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी। तो व्यूअर्स मैं चाहूँगा कि हम इसको अगली क्लास पर रख लेते हैं, और मैं करूँगा धीरे चलें और इसको हम जल्दी ना करें, पैनिक में ना आए। तो वी शुड लर्न, हमें लर्न करना है। ये कोई ये बात नहीं आज मैंने बस सीख लिया तो शुरू कर, नो, यू हैव टू स्पेंड टाइम टाइम एंड टाइम, ठीक है। आपको फिल्में देखनी है, आपको अपने तौर पे वर्कशीट्स करनी है आपको, ताकि एक दफ़ा जब आप इस भट्टी से निकल जाए ना सर, तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी पड़ी है लिखने के लिए। यू कैन डू दैट, ओके। सो टेक योर टाइम और डोंट रश। ये कितना आसान काम नहीं है जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा आसान है, लेकिन व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग एंड थिंकिंग इट विल टेक टाइम, ठीक है। लेकिन हम आपको इस काबिल कर देंगे 2 चीज़ों के। एक तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप किसी भी से बात कर सकते हैं, यार आओ मुझसे करो डिस्कशन, क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर जो आप लिख रहे होंगे आपको पता होगा आप क्या लिख रहे हैं। अभी तो आपको समझ नहीं आ रही, और एक आपको प्रॉब्लम आएगी, आप किसी के पास जाएंगे क्योंकि यार क्या बेड़ा गर्क कर दिया, तुम्हें तो पता ही नहीं। सिर्फ आपको पता होगा खुद, तो फिर आप कहेंगे देखें ये इसका सिलसिला होता है, ये मैंने यूँ लिखा है, इसका मतलब यूँ है। फिर उसको समझ में आएंगे कि यार मैं जिससे बात कर रहा हूँ ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं, किसी अच्छे बंदे से इसने पढ़ा है, ठीक है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमें रश नहीं करना। तो व्यूअर्स आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।